IQ का येस, कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक एस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज एनसीईआरटी क्लास 12 इंडियन पॉलिटी में चैप्टर नंबर 2 को देखेंगे। इसमें भारत में एक पार्टी के दौर का शासन क्या प्रभुत्व था ये देखेंगे। तो कांग्रेस पार्टी शुरू में अकेली एक ऐसी पार्टी थी जिसने 3 दशक तक शासन किया था, तो उसको हमें देखना है। और लोकतंत्र स्थापित करने की क्या चुनौतियां उसके सामने थी, इसे हमें देखना है। क्लास 12 के एनसीईआरटी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके पहले मैंने सारी एनसीईआरटी आपको पढ़ा दिया है, आप जाके हमारे प्लेलिस्ट पे देख करके कर सकते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे चैप्टर की ओर। दूसरा चैप्टर है एक दल के प्रभुत्व का दौर। क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ तो केवल एक ही दल अर्थात एक ही पार्टी की सरकार भारत में बहुत दिनों तक थी। इसके बाद क्षेत्रीय राजनीति का उदय हुआ। तो प्री और मेंस में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक दल के प्रभुत्व का दौर कब था, वो क्या था? कांग्रेस पार्टी उसमें सबसे बड़ी पार्टी क्यों थी? इसके बाद कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी नहीं रही, जो आज भी जो है अगर देखा जाए तो कई राज्यों में वो बिल्कुल वो सिमट गई है। तो ऐसा क्यों था, हम इस पूरे चैप्टर में इसको देखेंगे, क्योंकि यहाँ से समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसे ही जो है टॉपिक अगर हम नहीं समझते हैं तो अगर हमारे मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं तो गलत हो जाते हैं। इसलिए ऐसी चीज़ों को बिल्कुल कॉन्सेप्ट के अनुसार समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। तो एक दल के प्रभुत्व का जो दौर था, लोकतंत्र स्थापित करने की वो चुनौती का दौर था। क्योंकि लोकतंत्र स्थापित करना बहुत बड़ी चुनौती थी हमारे देश के लिए। तो कौन कौन सी चुनौतियां थी, उन चुनौतियों को हमें यहाँ पर ध्यान से देखना होगा और समझना होगा। ठीक है, तो लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती, कभी कभी मेंस में ये टॉपिक दे देते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र स्थापित करने की क्या क्या चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों को हमें खोजना होता है, समझना होता है और लिखना होता है। तो जब तक हम एनसीईआरटी को ठीक से नहीं पढ़ेंगे या हम नहीं समझेंगे तो ऐसे क्वेश्चन हम ज़्यादा अच्छे से नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, आपको अब अंदाजा लग चुका होगा कि स्वतंत्र भारत का जन्म किन कठिन परिस्थितियों में हुआ है। क्योंकि मैंने अभी पहले जो चैप्टर बताया था आप लोगों को, उसमें मैंने बताया था कि जो भारत का जन्म हुआ था वो उसके लिए कोई एक समस्या नहीं थी, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां थी, ऐसी चुनौतियां थी। उसको जो है भारत उन चुनौतियों को दूर करते हुए आगे बढ़ा था। क्योंकि विभाजन हुआ था, आज़ादी के बाद विभाजन हुआ। विभाजन के बाद भारत की अर्थव्यवस्था नीचे चली गई थी, कृषि व्यवस्था अच्छी नहीं थी, उद्योग अच्छे नहीं थे। इसके अलावा राज्यों का पुनर्गठन होना था। इसके अलावा जो है ये आपका क्या कहते हैं, देशी रियासतों का जो है एकीकरण होना था। ऐसी बहुत सारी समस्याएं थी। इन कठिन परिस्थितियों में को जो है खुद अंदाज करते हुए और उनको जो है लड़ते हुए जो है भारत आगे बढ़ता चला गया। आपने देश के सामने शुरुआत से ही राष्ट्र निर्माण की चुनौती थी और इन गंभीर चुनौतियों के बारे में आप पढ़ चुके हैं। तो मैंने पहले ही बता दिया है कि कौन कौन सी चुनौतियां उस समय थी। ऐसी चुनौतियों की चपेट में आकर कई अन्य देशों के नेताओं ने फैसला लिया कि उनके देश में अभी लोकतंत्र को नहीं अपनाया जा सकता है। क्योंकि जो और भी देश आज़ाद हुए थे उनको ये लगा कि अभी लोकतंत्र को अपनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत को एक उदाहरण के रूप में उन्होंने देखा कि भारत के पास लोकतंत्र अपनाने की वजह से कई चुनौतियों का सामना भारत कर रहा है। इन नेताओं ने कहा कि राष्ट्रीय एकता हमारी पहली प्राथमिकता है और लोकतंत्र को अपनाने से मतभेद और संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा। तो दुनिया भर के और जो देश थे वो डर गए लोकतंत्र की प्रक्रिया को अपनाने से। ठीक है, क्योंकि उनके हिसाब से पहले प्राथमिकता यह थी कि देश को एक करना था। उपनिवेशवाद के चंगुल से आजाद हुए कई देशों ने इसी कारण अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कायम हुई। इस अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के कई रूप थे। जहां कहा जाता भी है कि थोड़ा बहुत लोकतंत्र रहा, लेकिन प्रभावी नियंत्रण किसी एक नेता के हाथ में था। क्योंकि उसमें तानाशाही व्यवस्था भी जन्म ली, क्योंकि जो है लोकतंत्र पूरी तरह से लोग उन देशों ने नहीं अपनाया। ठीक है, लेकिन प्रभावी नियंत्रण किसी एक नेता के हाथ में था। तो कहीं पर एक दल का शासन कायम हुआ, जैसे चीन में एक ही दल का शासन कायम हुआ क्योंकि लोकतंत्र अपनाने से लोग डरते थे। और कहीं कहीं पर सीधे सीधे सेना ने ही सत्ता की बागडोर संभाली। ठीक है, अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं की शुरुआत इस जो है वायदे से हुई कि जल्दी ही लोकतंत्र कायम कर दिया जाएगा। बहरहाल एक बार कहीं अलोकतांत्रिक शासन के पांव जम गए तो फिर उसे बदल पाना मुश्किल होता रहा। क्योंकि बहुत सारे देश चाहते थे कि लोकतंत्र अपनाएं, लेकिन परिस्थितियों को देखकर नहीं अपनाए। लेकिन बाद में उन्होंने अगर लोकतंत्र को स्थापना की कोशिश की तो लोकतांत्रिक जो प्रक्रियाएं थी, अलोकतांत्रिक प्रक्रियाओं ने उनको आगे बढ़ने ही नहीं दिया। ठीक है, लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो लिखा हुआ है कि भारत में भी परिस्थितियां बहुत अलग नहीं थीं, लेकिन आज़ाद भारत के नेताओं ने अपने लिए कहीं ज़्यादा कठिन रास्ता चुनने का फैसला लिया। क्योंकि उन्होंने लोकतंत्र का चुनने का फैसला लिया तो एक कठिन डगर थी। नेताओं ने कोई और रास्ता चुना होता
तो वह आश्चर्य की बात होती, क्योंकि हमारे हमारे स्वतंत्रता संग्राम की गहरी प्रतिबद्धता लोकतंत्र से जुड़ी हुई थी। क्योंकि याद रखना, जो हमारे यहाँ स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उसमें भी सबसे बड़ा मुद्दा क्या था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग ये लोग लगातार कर रहे थे। तो इसलिए लोकतंत्र जो है हमारे यहाँ जो है जड़ से ही जो है हमारे यहाँ मजबूत होता रहा। हमारे नेता लोकतंत्र में राजनीति की निर्णायक भूमिका को लेकर सचेत थे। वह राजनीति को समस्या के रूप में नहीं देखते थे, मतलब हमारे यहाँ राजनीति को समस्या के रूप में नहीं बल्कि समाधान के रूप में देखते थे। वह राजनीति को समस्या के समाधान का उपाय मानते थे। जो मैंने अभी आपको बताया वही यहाँ लिखा हुआ कि वो समाधान मानते थे राजनीति को, वो राजनीति को समस्या नहीं मानते थे। हर समाज के लिए यह फैसला करना जरूरी होता है कि उसका शासन कैसे चलेगा और वह किन कायदे कानूनों पर अमल करेगा। चुनने के लिए हमेशा कई नीतिगत विकल्प मौजूद होते हैं। किसी भी समाज में कई समूह होते हैं जिनकी आकांक्षाएं अक्सर अलग अलग होती हैं, एक दूसरे के विपरीत होती हैं। ऐसे में हम विभिन्न समूहों के हितों के आपसी टकराव से कैसे निपट सकते हैं, क्योंकि अगर एक ही देश में अलग अलग कानून कायदा होगा और सबकी अलग अलग इच्छाएं होंगी तो वहां पर इस सबको खुश रखना आसान नहीं है और टकराव होना स्वाभाविक है। इसी सवाल का जवाब है लोकतांत्रिक राजनीति। अगर हमें सबको संतुष्ट करना होगा तो हमें लोकतंत्र को ही अपनाना होगा, तभी जो है सबकी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं। आगे लिखा है, सत्ता और जो है प्रतिस्पर्धा राजनीति की दो सबसे कठिन जो है जाहिर चीजें हैं, लेकिन राजनीतिक गतिविधि का उद्देश्य जनहित का फैसला करना और उस पर अमल करना होता है। ठीक है, और ऐसा होना भी चाहिए। हमारे नेताओं ने इसी रास्ते को चुनने का फैसला लिया। तो लोकतंत्र के सामने कई चुनौतियां थी, उन चुनौतियों को दूर करने का फैसला लिया और राजनीति के माध्यम से समाधान निकालने का प्रयास किया कि हमें लोकतंत्र ही अपनाना है, उसके अलावा हमें किसी और व्यवस्था को अपनाना नहीं है। जबकि दुनिया के अन्य देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था के स्थान पर अन्य व्यवस्थाओं को अपनाने की ओर मची हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पिछले साल आपने पढ़ा कि हमारा संविधान कैसे बना। हमने क्लास 11 के एनसीईआरटी में बताया था कि हमारा संविधान कैसे बना हुआ है। आपको याद होगा कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। तो अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को, और 24 जनवरी 1950 को इस पर हस्ताक्षर हुए और यह संविधान जो है 26 जनवरी 1950 से अमल में आया। अब यहाँ एक क्वेश्चन मिल सकता है, आपको पूछा जा सकता है कि संविधान पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो 24 जनवरी को हुआ था। ये बात याद रखना, ये भी डेट बहुत महत्वपूर्ण है। तो अंगीकृत कब किया गया था, ये डेट याद रखना है। हस्ताक्षर कब हुआ, ये डेट याद रखना है। और लागू कब हुआ अर्थात अमल में कब लाया गया, ये डेट आपको सबको पता ही है। ठीक, इसलिए गणतंत्र दिवस हमारे यहाँ मनाया जाता है। तो ऐसे कुछ डेटों को हमें यहाँ पकड़ना भी याद होगा, ऐसे क्वेश्चन कन्फ्यूजन में गलत हो जाते हैं। उस वक्त देश का शासन अंतरिम सरकार चला रही थी, क्योंकि अंतरिम सरकार ही उस समय चल रही थी, क्योंकि चुनाव नहीं हुआ था और जो है आपका कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। ठीक है, नेहरू जी के नेतृत्व में। वक्त का तकाजा था कि देश का शासन लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार द्वारा चलाया जाए। संविधान ने नियम तय किए गए और अब इन्हीं नियमों पर अमल करने की जरूरत थी। तो संविधान में तय कर दिया गया कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा ही सरकार बनेगी, देश चलेगा। अब उस संविधान में जो नियम लिखे गए थे उसको अमल में लाना जरूरी था। ठीक है, शुरू में ख्याल था कि यह काम जो है महज चंद महीनों का है। भारत के चुनाव आयोग गठन 1950 के जनवरी में हुआ। सुकुमार सेन पहले चुनाव आयुक्त बने। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। उम्मीद की जा रही थी कि देश का पहला आम चुनाव 1950 में ही किसी वक्त हो जाएगा, क्योंकि जब शुरू में संविधान बना तो लोगों को लगा चुनाव बहुत जल्दी कराया जा सकता है, लेकिन जो है कई समस्याएं थी, लेकिन चुनाव इसके बाद हुआ। ठीक है, आगे लिखा है, बहरहाल चुनाव आयोग ने पाया कि भारत के आकार को देखते हुए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष आम चुनाव कराना कोई आसान मामला नहीं है। क्योंकि भारत में यदि विविधता थी, इतना बड़ा आकार था, तो चुनाव आयोग को लग गया कि आम चुनाव कराना कोई आसान काम नहीं है। चुनाव कराने के लिए चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन जरूरी था, क्योंकि लोकसभा सीटों का और राज्यसभा सीटों का, इसके अलावा जो है आपका विधानसभा सीटों का जो है जब तक हम सीमांकन नहीं करेंगे तब तक कुछ हो नहीं सकता। इसीलिए परिसीमन आयोग बनाया गया था। ठीक है, तो 1952 में पहला परिसीमन आयोग बनाया गया था, इसीलिए तब जाकर के आम चुनाव हुआ। और परिसीमन आयोग किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 82 में है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चुनाव कराने के लिए चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन जरूरी था। फिर मतदाता सूची यानी मताधिकार
प्राप्त वयस्क मत व्यक्तियों की सूची बनाना भी आवश्यक था। अब चुनाव आयोग के सामने क्या क्या समस्या आई? पहला कि चुनाव क्षेत्र का निर्धारण किया जाए, दूसरा मतदान सूची बनाई जाए, ठीक है। और इन दोनों कामों में बहुत सारा समय लग गया, क्योंकि मतदान सूची पूरे भारत का बना पाना आसान काम नहीं था, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें क्या लग गया, समय लग गया। मतदान सूचियों का जब पहला प्रारूप प्रकाशित हुआ तो पता चला कि उसमें 40 लाख महिलाओं के नाम दर्ज होने से रह गए हैं। जब पहली बार चुनाव मतदान सूची बनाई गई तो उसमें 40 लाख महिलाएं वंचित रह गईं, उनका नाम ही दर्ज नहीं हुआ। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हुई। इन महिलाओं को जो है अला की बेटी, फला की बीबी के रूप में दर्ज किया गया था कि वो फलाने की बहन है, फलाने की बेटी है। नाम ही नहीं था उन महिलाओं का कि क्या नाम इनका रखा जाए, ठीक है। चुनाव आयोग ने ऐसी प्रविष्टियों को मानने से इनकार कर दिया। आयोग ने फैसला किया कि संभव हो तो इसका पुनरावलोकन किया जाए और जरूरी लगे तो ऐसी प्रविष्टियों को हटाया जाए जो नाम गलत थे। यह अपने आप में हिमालय की चढ़ाई जैसा एक दुष्कर काम था। अब आप समझ सकते हैं कि जब चुनाव हुआ, पहला चुनाव आम चुनाव हुआ, तो कितनी समस्याएं थी। ये सब समस्याएं ना कोई कभी पढ़ाता है क्लास में और ना ही कोई बताता है। जब तक हम एनसीईआरटी चीज़ों को नहीं पढ़ते हैं अच्छे से, ऐसे कॉन्सेप्ट हमारे समझ में नहीं आते हैं, ठीक है। इतने बड़े पैमाने पर ऐसा काम दुनिया में अब तक नहीं हुआ था। चुनाव की सूची तैयार करना ऐसे दुनिया में काम हुआ ही नहीं था। तो ऐसी स्थिति में हमारे देश के लिए ये बहुत बड़ा जो है एक चुनौती थी। उस वक्त देश में 17 करोड़ मतदाता थे, जिन्हें 3200 विधायक और लोकसभा के लिए 489 सांसद चुनने थे। इन मतदाताओं में महज 15% साक्षर थे। अब आप समझ सकते हैं कि 17 करोड़ लोगों में केवल 15% ही साक्षर थे, बल्कि असाक्षर थे। और चुनाव उसमें बैलेट पेपर पे होता था। तो चुनाव कराना, चुनाव पद्धति को लोगों को बताना, ये भी अपने आप में चुनाव आयोग के सामने क्या था, एक चुनौती था। इस कारण चुनाव आयोग को मतदान की विशेष पद्धति के बारे में भी सोचना पड़ा, ठीक है। चुनाव आयोग ने चुनाव कराने के लिए 3 लाख से ज़्यादा अधिकारियों और चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित किया कि चुनाव कैसे कराना है, क्योंकि जहां जाओगे चुनाव कराने के लिए वहां जनता पढ़ी लिखी नहीं है, तो वो चीज़ समझाना है उसको। इसीलिए जो है 3 लाख से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया गया। देश के विशाल आकार और मतदाताओं की भारी भरकम संख्या के लिहाज से ही पहला आम चुनाव जो है अनूठा नहीं था, ठीक है, बल्कि मतदाताओं की एक बड़ी तादाद गरीब और अनपढ़ लोगों की थी। और ऐसे माहौल में चुनाव लोकतंत्र के लिए एक परीक्षा की घड़ी थी, ठीक है, क्योंकि सबको शामिल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था उस समय लोकतंत्र के लिए और चुनाव आयोग के लिए, देश के लिए। इस वक्त तक लोकतंत्र सिर्फ जो है धनी देशों में ही कायम था। जो बड़े देश थे, धनी देश जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, वहीं पर लोकतंत्र था। बाकी ऐसे जो उपनिवेश से आज़ाद हुए देश थे वहाँ पर लोकतंत्र नहीं था, ठीक है। उस समय यूरोप के बहुतेरे देशों में महिलाओं को मताधिकार नहीं मिला था। हमने मताधिकार 1919 में दिया था महिलाओं को, लेकिन अमेरिका में महिलाओं को मताधिकार नहीं मिला था इस समय। यूरोप के अन्य देशों में नहीं मिल पाया था। ऐसे में हिंदुस्तान में सार्वभौम मताधिकार पर अमल, सार्वभौम मतलब होता है वयस्क मताधिकार पर अमल हुआ। और यह अपने आप में बड़ा जोखिम भरा प्रयोग था, क्योंकि हमारे यहाँ वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया गया, जो अपने आप में क्या था, एक बहुत बड़ा प्रयोग किया गया, जो संकट भरा प्रयोग था। एक हिंदुस्तानी संपादक ने इसे इतिहास का सबसे बड़ा जुआ करार दिया था। कुछ पत्रकारों ने इसे कहा कि इस तरह बड़ा जुआ है कि अगर सफल नहीं हुआ तो क्या होगा, जो ठीक है। ऑर्गेनाइजर नाम की पत्रिका ने लिखा कि जवाहरलाल नेहरू अपने जीवित रहते ही यह देख लेंगे और पछताएंगे कि भारत में सार्वभौमिक मताधिकार असफल रहा। यहाँ तक टिप्पणी की गई कि सार्वभौमिक मताधिकार असफल होगा, सफल नहीं होगा, ठीक है। इंडियन सिविल सर्विस के एक अंग्रेज जो है नुमाइंदे का दावा था कि आने वाला वक्त और अब से कहीं ज़्यादा जानकर दौर बड़े जो है विस्मय से लाखों अनपढ़ लोगों के मतदान किया बेवकूफ़ी नौटंकी देखेगा, ठीक है। यह भी कहा गया कि सार्वभौमिक मताधिकार क्या है, एक तरह की नौटंकी है और ऐसा कुछ नहीं है। कुछ अंग्रेजों ने यह भी कहा, मजाक उड़ाया। चुनावों को 2 बार स्थगित करना पड़ा और आखिरकार 1951 के अक्टूबर से 1952 के फरवरी तक चुनाव हुए। बहरहाल इस चुनाव को अमूमन 1952 का चुनाव ही कहा जाता है, क्योंकि 1951 में चुनाव शुरू हुआ अक्टूबर में, 1952 में हुआ। लेकिन हम लोग आमतौर पर यही कहते हैं, हमारा पहला आम चुनाव कब हुआ था,
1952 में हुआ था। ठीक है, इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है क्योंकि इसमें बहुत चीज़ों को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बताते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्योंकि देश के अधिकांश हिस्सों में मतदान 1952 में ही हुए थे, क्योंकि जो है बहुत जगह पे जो मतदान 1951 में नहीं हो पाए थे, तो अधिकांश क्षेत्रों में 1952 में चुनाव हुए थे। एक आगे बढ़ते हैं। चुनाव अभियान, मतदान और मतगणना में कुल 6 महीने लग गए, क्योंकि जो है चुनाव अभियान हुआ, मतदान हुआ और मतगणना में टोटल 6 महीने लग गए, क्योंकि उसमें उतनी व्यवस्था थी नहीं। आगे बढ़ते हैं। चुनाव में उम्मीदवारों के बीच मुकाबला भी हुआ। औसतन हर सीट के लिए 4 उम्मीदवार चुनाव के मैदान में थे। लोगों ने इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की, क्योंकि नया चीज लोगों को लगा। कुल मतदाताओं में आधे से अधिक ने मतदान के दिन अपना वोट डाला। चुनावों के परिणाम घोषित हुए तो हारने वाले उम्मीदवारों ने भी इन परिणामों को निष्पक्ष बताया, क्योंकि उन्होंने भी उस समय कहा कि हमें जनता की जो निर्णय है उसको हम स्वीकार करते हैं। सार्वभौम मताधिकार के इस प्रयोग ने आलोचकों का मुंह बंद कर दिया, क्योंकि जो आलोचना कर रहे थे सार्वभौमिक मताधिकार का, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, सबका जो है मुंह बंद हो गया। एक तरह से उनको जो है ये बात का विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भारत में सार्वभौमिक मताधिकार सफल एक ही बार में कैसे हो सकता है। ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने माना कि इन चुनावों ने उन सभी आलोचकों के संदेहों पर पानी फेर दिया जो सार्वभौमिक मताधिकार की इस शुरुआत को इस देश के लिए जोखिम का सौदा मान रहे थे। देश से बाहर के पर्यवेक्षक भी हैरान थे। जो देश के बाहर के पर्यवेक्षक आए थे चुनाव को देखने के लिए, वो भी हैरान थे। और आज भी जब चुनाव होता है तो अफ्रीका के और अन्य देशों के लोग आते हैं, हमारे चुनाव पद्धति को समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि भारत कैसे चुनाव कराता है। ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा कि यह बात हर जगह मानी जा रही है कि भारतीय जनता ने विश्व के इतिहास में लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रयोग को बाखूबी अंजाम दिया। तो जिस लोकतंत्र का हमने जो प्रयोग करना शुरू किया था सार्वभौमिक मताधिकार के लिए, ये जो है क्या हुआ, एक तरह से सफल हुआ और पूरे दुनिया के लिए एक तरह का क्या बन गया, उदाहरण बन गया कि भारत जो है सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में स्थापित होगा। 1952 का आम चुनाव पूरी दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। अब यह दलील दे पाना संभव नहीं रहा कि लोकतांत्रिक चुनाव गरीबी और अशिक्षा के माहौल में नहीं कराए जा सकते हैं, क्योंकि लोगों को यह लग रहा था कि लोकतांत्रिक जो चुनाव होता है वो अगर कोई देश गरीब है और अशिक्षित है तो वहां पे चुनाव नहीं कराया जा सकता। लेकिन ऐसा उदाहरण भारत ने पेश किया कि सबकी बोलती बंद हो गई। यह बात साबित हो गई कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र पर अमल किया जा सकता है। ये बात सिद्ध हो गई कि दुनिया में लोकतंत्र स्थापित किया जा सकता है। जो डर था वो डर दूर हुआ लोगों का, और कई देशों ने इसके बाद लोकतंत्र को अपनाया भी। ठीक है, पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व क्या था? तो पहले जो 3 आम चुनाव हुए उसमें कांग्रेस पूरे देश में सबसे बड़े प्रभुत्व के रूप में, सबसे बड़े पार्टी के रूप में थी और सरकार इसी ने बनाया। तो आगे लिखा हुआ है, पहले आम चुनाव के नतीजों से शायद ही किसी को अचंभा हुआ हो। आशा यही थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस चुनाव में जीत जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लोक प्रचलित नाम कांग्रेस पार्टी था और इस पार्टी को स्वाधीनता संग्राम की जो है विरासत हासिल थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने देश को आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान दिया था। तब के दिनों में यही एकमात्र पार्टी थी जिसका संगठन पूरे देश में था। फिर इस पार्टी में खुद जवाहरलाल नेहरू थे, जो भारतीय राजनीति के सबसे जो है करिश्माई और लोकप्रिय नेता भी थे। नेहरू ने कांग्रेस पार्टी के चुनाव अभियान की अगुवाई की और पूरे देश का दौरा किया। जब आम चुनाव परिणाम घोषित हुए तो कांग्रेस पार्टी की भारी भरकम जीत से बहुतों को आश्चर्य हुआ। ठीक है, इस पार्टी ने लोकसभा के पहले चुनाव में कुल 489 सीटों में से 364 सीटें जीती और इस तरह वह किसी भी प्रतिद्वंदी से चुनावी दौर में बहुत आगे निकल गए, क्योंकि उसे पूर्ण बहुमत मिला और सबसे अधिक सीटें जीती। यहाँ तक कि सीटों पर जीत हासिल करने का सवाल है। पहले आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी रही। ये भी क्वेश्चन कई लोग नहीं पता होगा कि अगर पूछा जाए कि 1952 के आम चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन थी तो बता पाना आसान काम नहीं है। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऐसी थी जो दूसरे नंबर की पार्टी थी। उसे कितनी सीटें मिली? तो उसे कुल 16 सीटें हासिल हुई। ठीक है, लोकसभा के चुनाव के साथ साथ विधानसभा के भी चुनाव कराए गए। जैसे आज एक देश एक चुनाव की बात हो रही है, उस समय लोकसभा का चुनाव कराया गया था, साथ साथ विधानसभा का चुनाव भी साथ में कराया गया था। कांग्रेस पार्टी को विधानसभा के चुनाव में भी बड़ी जीत हासिल हुई। त्रावणकोर, कोचीन, आज के केरल का एकमात्र हिस्सा मद्रास और उड़ीसा को छोड़कर सभी राज्यों में कांग्रेस ने अधिकतर सीटों पर जीत दर्ज की और आखिरकार इन 3 राज्यों में भी कांग्रेस की ही सरकार बनी। इस तरह राष्ट्रीय
और प्रांतीय स्तर पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का शासन कायम हुआ और उम्मीद के मुताबिक जवाहरलाल नेहरू पहले आम चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बने। ठीक है, ये उम्मीद थी कि पहले आम चुनाव में प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, तो नेहरू ही बनेंगे और नेहरू जाकर के भी बने। आगे लिखा है, पहले इससे पहले एक मैप हम लोग यहाँ जो देखना बहुत जरूरी है। आप इस मैप पे देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी पूरे भारत में जो है प्रभुत्व था उस समय, क्योंकि याद रखना जम्मू कश्मीर को अगर छोड़ दिया जाए और आपका एक केरल के क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो बाकी पूरे राज्यों में जो है आप देख सकते हैं पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का ही वर्चस्व था। और कब तक था ये आप देख सकते हैं, टाइम पीरियड यहाँ दिया हुआ है, ये 1952 से लेकर के और जो है 1967 तक जो है कांग्रेस पार्टी का पूरे देश में वर्चस्व था। तो केंद्र में और राज्यों में इन्हीं की सरकारें बनती थीं उस समय। ठीक है, उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, अब आगे लिखा है, यहाँ एक चुनावी मानचित्र दिया गया है, इस पर एक नज़र दौड़ाने से आपको अंदाजा लग जाएगा कि 1952 से 1962 के बीच कांग्रेस पार्टी किस कदर हावी थी। दूसरा आम चुनाव 1957 में और तीसरा 1962 में हुआ। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देते हैं, दूसरा आम चुनाव कब हुआ था, 1957 में और तीसरा 1962 में हुआ। इन चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में अपनी पुरानी स्थिति बरकरार रखी और उसे जो है 3/4 सीटें मिली। कांग्रेस पार्टी ने जितनी भी सीटें जीती थी उसका जो है दशांश भी कोई विपक्षी पार्टी नहीं जीत सकी थी, उसका कोई 10वां हिस्सा भी कोई पार्टी नहीं जीती थी जितना कांग्रेस पार्टी ने चुनाव में उस समय जीत दर्ज की थी, क्योंकि कांग्रेस का वर्चस्व पूरे देश में था। विधानसभा के चुनाव में कहीं कहीं कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण उदाहरण केरल का है। 1957 में केरल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में एक गठबंधन सरकार बनी। ऐसे एकाध मामलों को अपवाद मान ले तो वो कहा जा सकता है कि केंद्र और सरकार और प्रांतीय सरकारों पर कांग्रेस पार्टी का पूरा नियंत्रण था, अगर एक दो राज्यों को छोड़ दिया जाए। ठीक है, ये बहुत बड़ी जो है कांग्रेस पार्टी की उसमें बहुत बड़ा वर्चस्व था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस पार्टी की जीत का यह आंकड़ा और दायरा हमारी चुनाव प्रणाली के कारण भी बढ़ा चढ़ा दिखता है। चुनाव प्रणाली के कारण कांग्रेस पार्टी की जीत को अलग से जो है बढ़ावा मिला। मिसाल के लिए 1952 में कांग्रेस पार्टी को कुल सीटों में से मात्र 45% वोट हासिल हुए थे, लेकिन कांग्रेस को 74% सीटें हासिल हुई थी। केवल 45% वोट प्राप्त हुआ, लेकिन सीटें कितनी मिली, 74% सीटें मिली। सोशलिस्ट पार्टी वोट हासिल करने के लिहाज से दूसरे नंबर पर रही। उसे 1952 के चुनाव में पूरे देश में 10% वोट हासिल हुआ, सीट नहीं, यहाँ परसेंटेज की बात हो रही है। तो अगर सीट देखा जाए तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 2 नंबर पे थी, लेकिन अगर वोट के परसेंटेज को देखा जाए तो सोशलिस्ट पार्टी नंबर 2 पे थी वोट के परसेंटेज के लिहाज से। लेकिन यह पार्टी जो है 3 सीट भी हासिल नहीं कर पाई थी। आखिर यह हुआ कैसे? पिछले साल भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार नामक किताब में आपने सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत के बारे में पढ़ा था। इससे जुड़ी चर्चा को याद करें और आपको जो है मतलब ये था, कुल मिला के कहना ही मतलब ये था कि जो है परसेंटेज जो वोट का था उसका जो है जो सीटों का होता है उस पर अलग दिखाई दिया। क्यों दिखाई दिया? क्योंकि हम सीट ज़्यादा पा सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि सबसे ज़्यादा जो चुनाव में वोट पाता है उसी को जीत होती है। अब अगर कई उम्मीदवार होंगे और वोट बढ़ जाएगा तो हो सकता है कि वोट का मार्जिन कम हो, इसलिए वो जो है उम्मीदवार जीत तो जाएगा लेकिन उससे वोट परसेंटेज क्या होता है, कम मिल जाता है। हमारे देश की चुनाव प्रणाली में सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत के तरीके को अपनाया गया है। अभी मैंने आपको यही बताया, जो सबसे अधिक चाहे जितने प्रत्याशी खड़े हों, जो सबसे ज़्यादा वोट पाएगा वही जीत होगी और वो पूरे जो है जिले का सांसद कहलाएगा। ठीक है, जो लोग वोट नहीं दिए हैं उनका भी सांसद वही होगा। ऐसे में अगर कोई पार्टी बाकियों की अपेक्षा थोड़े ज़्यादा वोट हासिल करती है तो दूसरी पार्टियों को प्राप्त वोटों के जो है अनुपात की तुलना में उसे कहीं ज़्यादा वो सीटें हासिल होती हैं। यही चीज कांग्रेस पार्टी के पक्ष में साबित हुई। अगर हम सभी गैर कांग्रेसी उम्मीदवारों के वोट जोड़ दें तो वह कांग्रेस पार्टी को हासिल कुल वोट से कहीं ज्यादा होंगे। मतलब कि 45% वोट केवल कांग्रेस को मिला, जबकि 55% वोट किसको मिला, जितना वोट पड़ा था अदर पार्टी को मिला। लेकिन गैर कांग्रेसी वोट विभिन्न प्रतिस्पर्धी पार्टियों और उम्मीदवारों में बट गए, इसीलिए कांग्रेस पार्टी क्या हो गई, जीत गई, जो मैंने अभी आपको बताया। इस तरह कांग्रेस पार्टी बाकी पार्टी की तुलना में आगे रही और उसने ज़्यादा सीटें हासिल कर ली, क्योंकि अन्य जो वोट परसेंटेज था वो लोगों में बट गया अदर पार्टियों में, और कांग्रेस जो है इसे चुनाव जीतने में सफल हो गई। ठीक है, अब यहाँ दिखा है केरल में कम्युनिस्टों की जीत कैसे होती है, इसके बारे में बताया गया है। तो 1957 के याद रखना, कम्युनिस्ट पार्टी की जो है केरल में बहुत बड़ी जो है पकड़ है वहाँ पे, और आज भी उन्हीं की सरकार है वर्तमान में भी। 1957 में ही कांग्रेस पार्टी को केरल में हार का स्वाद
चखना पड़ गया, क्योंकि पहले केरल में उनकी सरकार बनी थी 1952 में, लेकिन 1957 में कम्युनिस्ट पार्टियों की जीत हो गई। तो कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि राज्य में कि पहला ऐसा कौन सा राज्य था जहां पहली बार कांग्रेस पार्टी हारी थी, तो केरल ही था। ठीक है, 1957 के मार्च महीने में जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें कम्युनिस्ट पार्टी को केरल की विधानसभा के लिए सबसे ज्यादा सीटें मिली। कम्युनिस्ट पार्टी के कुल 126 में से 60 सीटें हासिल हुई और 5 स्वतंत्र उम्मीदवारों का भी समर्थन मिला, जो निर्दलीय थे उनका समर्थन मिल गया। और राज्यपाल ने कम्युनिस्ट विधायक दल के नेता जो है किसको, तो EMS नंबूदरी-पाद को जो है सरकार बनाने का न्योता दिया। दुनिया में यह पहला अवसर था जब एक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार लोकतांत्रिक चुनावों के जरिए बनी थी। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा वो था, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी के लोग लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन एक ऐसे देश में जहां लोकतंत्र है और लोकतांत्रिक चुनाव प्रणाली के तहत उनको चुनाव अगर जीते हैं तो अपने आप में बहुत बड़ा जो है दुनिया के लिए उदाहरण था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। केरल में सत्ता से बेदखल होने पर कांग्रेस पार्टी ने निर्वाचित सरकार के खिलाफ मुक्ति संघर्ष छेड़ दिया कम्युनिस्ट पार्टियों के खिलाफ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो सत्ता में इस कायदे के साथ आई थी कि वह कुछ क्रांतिकारी और जो गतिशील नीतिगत पहल करेगी। कम्युनिस्टों का कहना था कि इन संघर्ष की अगुवाई निहित स्वार्थ और धार्मिक संगठन पर रहे हैं। 1959 में केंद्र की कांग्रेस सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत केरल की कम्युनिस्ट पार्टी को बर्खास्त कर दिया। ठीक है, मतलब 356 में क्या है, राष्ट्रपति शासन है, तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया पहली बार। कहां पर, केरल में लगाया गया। किसने, कांग्रेस पार्टी ने लगा दिया। यह फैसला बड़ा विवादास्पद साबित हुआ। संविधान प्रदत्त आपातकालीन शक्तियों के दुरुपयोग के प्रमुख उदाहरण के रूप में इस फैसले का बार बार उपयोग किया गया है। ठीक है, तो कांग्रेस पार्टी ने जो है पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा करके और वहां की कम्युनिस्ट पार्टी को हटाया तो उसका पूरे देश में विरोध हुआ और आज भी उसका उदाहरण लिया जाता है। अगस्त जो है 1959 में अपने मंत्रालय को बर्खास्त किए जाने के बाद त्रिवेंद्रम में कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन का नेतृत्व करते जो है नंबूदरी-पाद जो है यहाँ दिखाए गए हैं कि जो है वो जब सरकार को बर्खास्त कर दिया गया तब उन्होंने जो है ये काम किया, आंदोलन किया कि हमारे जो है कांग्रेस पार्टी ने ऐसा क्यों किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और पार्टी के बारे में जान लेते हैं, सोशलिस्ट पार्टी, इसको हम ESP कहते हैं। ये क्या है, याद रखना ये समाजवादी पार्टी नहीं है, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, सोशलिस्ट पार्टी की जड़ों को आज़ादी से पहले के उस वक्त में ढूंढा जा सकता है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जन आंदोलन चला रही थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन खुद कांग्रेस के भीतर 1934 में युवा नेताओं की एक टोली ने किया था। तो 1934 में याद रखना सोशलिस्ट पार्टी स्थापित हुई थी, समाजवादी पार्टी स्थापित हुई थी उस समय जब कांग्रेस समाजवादी पार्टी उसको कहते थे। क्यों स्थापित की गई थी कि जो कांग्रेस के लोग समाजवाद की ओर जाना चाहते थे, इसीलिए ये 1934 में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, यह नेता कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा परिवर्तनकामी और समतावादी बनाना चाहते थे। 1948 में कांग्रेस ने अपने संविधान में बदलाव किया और यह बदलाव इसलिए किया गया ताकि कांग्रेस के सदस्य दोहरी सदस्यता न धारण कर सके। तो ऐसा इसलिए किया गया कि सोशलिस्ट पार्टी के लिए सदस्यता रोक क्यों दी गई कांग्रेस ने, क्योंकि जो कांग्रेस के सदस्य होते थे वो कांग्रेस पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी दोनों सदस्य होते थे। तो कांग्रेस 1948 में संविधान चेंज किया और कहा कि जो कांग्रेस के सदस्य होंगे वो सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य नहीं हो सकते हैं। इस वजह से कांग्रेस के समाजवादियों को मजबूरन 1948 में अलग होकर के सोशलिस्ट पार्टी बनानी पड़ी। सोशलिस्ट पार्टी चुनाव में कुछ खास कामयाबी हासिल नहीं कर सकी, इससे पार्टी के समर्थकों को बड़ी निराशा हुई। हालांकि सोशलिस्ट पार्टी की मौजूदा हिंदुस्तान के अधिकतर राज्यों में थी, लेकिन पार्टी को चुनाव में छिटपुट सफलता ही मिल सकी। जो सफलता मिलनी चाहिए वो सफलता उनको नहीं मिली। समाजवादी लोकतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा में विश्वास करते थे और इस आधार पर वह कांग्रेस और साम्यवादी कम्युनिस्ट दोनों से अलग थे। ठीक है, क्योंकि वो समाजवाद को मानते थे और कम्युनिस्ट साम्यवाद को मानते थे और कांग्रेस लोकतंत्र को मानती थी, इसलिए तीनों विचारधारा अलग अलग थी। ये बिल्कुल अलग रास्ता उन्होंने अपना लिया। वह कांग्रेस की आलोचना करते थे कि वह पूंजीपतियों और जमींदारों का पक्ष ले रही है, क्योंकि समाजवाद जो है याद रखिएगा वो पूंजीपतियों का और जमींदारों का विरोध करता है और यही उनकी विचारधारा थी और मजदूरों किसानों की अपेक्षा कर रही है। समाजवादियों को 1955 में जो है दुविधा की स्थिति का सामना करना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस ने घोषणा कर दी थी कि उसका लक्ष्य समाजवादी बनावट वाले समाज की रचना है। ऐसे में समाजवादियों के लिए खुद को कांग्रेस का कारगर विकल्प बनाकर पेश करना मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने खुद कह दिया कि हम समाजवाद को अपनाना चाहते हैं और समाजवादी विचारधारा को अपना करके ही हम काम करेंगे। तो जो विचारधारा कांग्रेस में मिल रही है वो विचारधारा इनकी भी थी, तो लोग कांग्रेस की ओर ज्यादा शिफ्ट हो गए।
राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में कुछ समाजवादियों ने कांग्रेस से अपनी दूरी बढ़ाई और कांग्रेस की आलोचना की। कुछ अन्य समाजवादियों मसलन अशोक मेहता ने कांग्रेस से हल्के फुल्के सहयोग की तरफदारी भी की। ये वही अशोक मेहता है जो 1977 में पंचायतों के लिए समिति बनाई गई थी, जिन्होंने पंचायत के 2 स्तरीय व्यवस्था की बात कही थी। सोशलिस्ट पार्टी के कई टुकड़े हुए और कुछ मामलों में बहुधा मेल भी हुआ। इस प्रक्रिया में कई समाजवादी दल बने। इन दलों में किसान मजदूर प्रजा पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का नाम लिया जा सकता है। जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया और आपका S.M. जोशी समाजवादी दलों के नेताओं में प्रमुख थे। ये सब कौन थे? ये सब समाजवादी समाजवाद को मानते थे। ठीक है। मौजूदा हिंदुस्तान के कई दलों जैसे समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, जनता दल सेकुलर व सोशलिस्ट पार्टी की छाप देखी जा सकती है, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी आज है, जो आपका लालू की पार्टी है, जो आपका नीतीश की पार्टी है, सब लोहिया को मानते थे, जयप्रकाश नारायण को मानते थे, आचार्य नरेंद्र देव को मानते थे। तो आज भी समाजवादी पार्टी का सबसे बड़े अगर कोई आदर्श है तो राम मनोहर लोहिया है। ठीक है। जयप्रकाश नारायण है, तो ये लोग इन्हीं विचारधारा से जुड़े हुए थे। तो सोशलिस्ट पार्टी से ये लोग अलग अलग होकर के कई दलों में विभाजित हो गए। ठीक है। और आज भी उनका अस्तित्व बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति क्या थी? भारत ही एकमात्र ऐसा देश नहीं है जो एक पार्टी के प्रभुत्व के दौर से गुजरा हो। ऐसे कई देशों में हुआ है, हमारे देश में भी हुआ है। अगर हम दुनिया के बाकी मुल्कों पर भी नजर दौड़ाएं तो हमें एक पार्टी के प्रभुत्व के बहुत से उदाहरण मिलेंगे। बहरहाल बाकी मुल्कों में एक पार्टी के प्रभुत्व और भारत में एक पार्टी के प्रभुत्व के बीच एक बड़ा भारी फर्क है। हमारे देश में और वहाँ के देशों में हम तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों में काफी अंतर है। क्या अंतर है? बाकी मुल्कों में एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतंत्र की कीमत पर कायम हुआ है। कुछ देशों जैसे मसलन चीन, क्यूबा, सीरिया के संविधान में सिर्फ एक ही पार्टी को देश के शासन की अनुमति दी गई है शासन चलाने के लिए। कुछ और देशों जैसे म्यांमार, बेलारूस और इरिट्रिया में एक पार्टी का प्रभुत्व कानूनी और सैन्य उपायों के चलते कायम हुआ था। अब से कुछ साल पहले मैक्सिको, दक्षिण कोरिया और ताइवान भी एक पार्टी के प्रभुत्व वाले देश थे। भारत में कायम एक पार्टी का प्रभुत्व इन उदाहरणों में से कहीं अलग है। यहाँ एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतांत्रिक स्थितियों में कायम हुआ था, न कि तानाशाही व्यवस्था के तहत जैसे अन्य देशों में हुआ। अनेक पार्टियों ने मुक्त और निष्पक्ष चुनाव के माहौल में एक दूसरे से ओढ़ की और तब भी कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक चुनाव जीतती गई। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की समाप्ति के बाद अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का भी कुछ ऐसा ही दबदबा कायम हुआ था। कहां पर? दक्षिण अफ्रीका में। भारत का उदाहरण बहुत कुछ दक्षिण अफ्रीका से मिलता जुलता है। कांग्रेस पार्टी की इस असाधारण सफलता की जड़ें स्वाधीनता संग्राम की विरासत में थीं, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस को विरासत में मिला था, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम पूरा कांग्रेस ने लड़ा था, राष्ट्रीय आंदोलन को लड़ा था। इसलिए लोगों का जुड़ाव भावनात्मक जुड़ाव कांग्रेस के साथ बना हुआ था, और आज भी कई लोगों का जुड़ाव इसीलिए कांग्रेस पार्टी के साथ बना हुआ है। कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय आंदोलन के वारिस के रूप में देखा गया। याद रखना, राष्ट्रीय आंदोलन का वारिस समझा गया किसको? कांग्रेस पार्टी को। इसीलिए लोगों की भावनाएं यहाँ पर जुड़ी रह गई। आजादी के आंदोलन में अग्रणी रहे अनेक नेता अब कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस पहले से ही एक सुसंगठित पार्टी थी, क्योंकि मजबूत पार्टी थी। बाकी दल अभी अपनी स्थिति सोच ही रहे थे कि कांग्रेस अपना अभियान शुरू कर देती थी। ठीक है। क्योंकि अन्य जो पार्टियां थी बहुत कमजोर थी, बहुत ज्यादा शक्तिशाली पार्टी नहीं थी, और कांग्रेस पहले से मजबूत थी, इसलिए वो जीतती चली जाती थी। दरअसल अनेक पार्टियों का गठन स्वतंत्रता के समय के आसपास अथवा उसके बाद में हुआ था, और कांग्रेस को अव्वल और इकलौता होने का फायदा मिला। आजादी के वक्त तक यह पार्टी देश में चहु ओर फैल चुकी थी। आप यह बात दिए गए मानचित्र में देख चुके हैं, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था। फिर इस पार्टी की संगठन का नेटवर्क स्थानीय स्तर पर पहुंच चुका था। क्यों पहुंचा था स्थानीय स्तर पे, पंचायत के स्तर पे? क्योंकि ये स्वतंत्रता आंदोलन कर रही थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि कांग्रेस हाल फिलहाल तक आजादी के आंदोलन की अगुवा रही थी, और उसकी प्रकृति सबको समेट करके मेल जोल के साथ चलने की थी। इसीलिए लोगों का कांग्रेस से जुड़ाव होता चला गया। ठीक है। यहाँ हम लोग डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में देख लेते हैं। उनके लिए डाक टिकट जारी किया गया था अम्बेडकर के लिए 1951 में। तो उनके बारे में बताया गया, लिखा है इनका जन्म कब हुआ था, तो 1891 में हुआ था, और 1956 में इनकी मृत्यु हुई थी, और 1991 में इनके लिए डाक टिकट
जारी किया गया था। जाति विरोधी आंदोलन के नेता और दलितों को न्याय दिलाने के संघर्ष के अगुवा विद्वान और बुद्धिजीवी जो है इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी के संस्थापक, बाद में शेड्यूल जो है कास्ट फेडरेशन की स्थापना, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के गठन की योजनाकार, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वायसराय की काउंसिल के सदस्य, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, आज़ादी के बाद नेहरू के जो है मंत्रिमंडल में जो है मंत्री, हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर इन्होंने अपनी असहमति व्यक्त की थी और 1951 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और 1956 में अपने हजारों अनुयायियों के साथ इन्होंने नागपुर में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। किसने? अंबेडकर ने। तो इनके बारे में कुछ यहाँ पे जानकारी दी गई है, ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो है कांग्रेस एक सामाजिक और विचारधारात्मक संगठन के गठबंधन के रूप में ये क्या है? लिखा है, आप यह बात पढ़ चुके हैं कि कांग्रेस का जन्म 1885 में हुआ था। उस वक्त यह नवशिक्षित, कामकाजी और व्यापारिक वर्गों का एक हित समूह भर थी। जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उसमें पढ़े लिखे लोग, कामकाजी और व्यापारी लोग ही रहते थे। लेकिन 20वीं सदी में इसने जन आंदोलन का रूप ले लिया और इस वजह से कांग्रेस ने एक जो है जनव्यापी राजनीतिक पार्टी का रूप लिया और राजनीतिक व्यवस्था में इसका दबदबा कायम हुआ। शुरू में कांग्रेस में अंग्रेजीदा, अगड़ी जाति, जो है उचले मध्यम वर्ग और शहरी अभिजात का बोलबाला था। लेकिन कांग्रेस ने जब भी सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे आंदोलन चलाए, उसका सामाजिक आधार बढ़ गया, क्योंकि जैसे जैसे आंदोलन चलना शुरू किया तो आम जनता तक कांग्रेस पार्टी जो है मजबूत होती चली गई। कांग्रेस ने परस्पर विरोधी हितों के कई समूहों को एक साथ जोड़ा। कांग्रेस में किसान, उद्योगपति, शहर के वसिंदे, गांव के निवासी, मजदूर और मालिक, मध्यम और निम्न और उच्च वर्ग जाति सबको जगह मिल गई, क्योंकि सबको कांग्रेस ने शामिल कर लिया। धीरे धीरे कांग्रेस का नेतृत्व वर्ग भी विस्तृत हुआ। इसका नेतृत्व वर्ग जो है अब उच्च वर्ग या जाति के पेशेवर लोगों तक ही सीमित नहीं रहा। इसमें खेती किसानी की बुनियादी वाले और गांव जो है गिरान की तरह रुझान रखने वाले नेता भी उभरे। आज़ादी के समय तक कांग्रेस एक जो सतरंगे सामाजिक गठबंधन की शक्ल अख्तियार कर चुकी थी। मतलब इसमें हर तरह के लोग रहते थे, उसी को गठबंधन नाम दिया गया है। ठीक है, और वर्ग, जाति, धर्म, भाषा और अन्य हितों के आधार पर इस सामाजिक गठबंधन से भारत की विविधता की नुमाइंदगी भी की जा सकती थी। ठीक है, तो इस तरह से जो है हर वर्ग का समर्थन किसको मिला? कांग्रेस पार्टी को मिला। इनसे अनेक समूहों ने अपनी पहचान को कांग्रेस के साथ जो है एक में कर दिया और कई बार यह भी हुआ कि किसी समूह ने अपनी पहचान को कांग्रेस के साथ एक साथ नहीं किया और अपने अपने विश्वासों को मानते हुए बतौर एक व्यक्ति या समूह के कांग्रेस के भीतर बने रहे। इस अर्थ में कांग्रेस एक विचारधारात्मक गठबंधन भी थी। कांग्रेस ने अपने अंदर क्रांतिकारी और शांतिवादी, कंजर्वेटिव और रेडिकल, गर्मपंथी और नरमपंथी, दक्षिणपंथी, वामपंथी और हर धारा के मध्यम वर्गों को समाहित कर लिया। मतलब जितनी भी विचारधारा के लोग थे सब कांग्रेस में शामिल थे। कांग्रेस एक मंच की तरह थी जिस पर अनेक समूह, हित और राजनीतिक दल तक आ जुड़े थे और राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेते थे। आज़ादी से पहले के वक्त में अनेक संगठन और पार्टियों को कांग्रेस में रहने की इजाजत थी। मतलब कांग्रेस अन्य पार्टियों, चाहे किसी भी विचारधारा की क्यों ना हो, सबको जो है शामिल करने के लिए वो काम करती थी। ठीक है, हालांकि इन संगठनों और पार्टियों के अपने अपने संविधान होते थे, इनका संगठित ढांचा भी अलग था। इनमें से कुछ, मसलन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बाद में कांग्रेस से अलग हो गई और विपक्षी दल बन गया, क्योंकि मैंने भी आपको बताया था किसी खास पद्धति, कार्यक्रम या नीति को लेकर के मौजूद मतभेदों को कांग्रेस पार्टी सुलझा भले न पाए, लेकिन उन्हें अपने आप में मिलाए रखती थी और एक आम सहमति कायम कर लेती थी। इसीलिए कांग्रेस पार्टी शुरू में जीतती चली गई। ठीक है, अब हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि ऐसी पार्टियों के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि इन पार्टियों का जन्म कैसे हुआ है। लिखा है, 1920 के दशक के शुरुआती सालों में भारत के विभिन्न हिस्सों में साम्यवादी समूह कम्युनिस्ट ग्रुप उभरे। ये रूस की बोल्शेविक क्रांति से प्रेरित थे और देश की समस्याओं के समाधान के लिए साम्यवाद की राह अपनाने की तरफ दारी करते थे। ये लोग ये चाहते थे कि जो साम्यवाद है इसके माध्यम से हम देश की तरक्की करेंगे। 1935 के से साम्यवादियों ने मुख्यतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दायरे में रहकर काम किया। तो शुरू में लोग कांग्रेस के साथ मिलकर काम किया। कांग्रेस के से साम्यवादी 1941 के दिसंबर में अलग हो गए। याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन पूछा था कि साम्यवादी जो है कांग्रेस से कब अलग हुए थे, तो 1941 में कब क्यों अलग हुए थे। इस समय साम्यवादियों ने नाजी
जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे ब्रिटेन को समर्थन देने का फैसला कर लिया, क्योंकि रूस ब्रिटेन की तरफ चला गया, इसीलिए जो है ये लोग जर्मनी का विरोध करने लगे और अंग्रेजों का समर्थन करने लगे और कांग्रेस से ये लोग अलग हो गए। दूसरी गैर कांग्रेसी पार्टियों के विपरीत कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के पास आज़ादी के समय एक सुचारू पार्टी मशीनरी और समर्पित कैडर मौजूद थे। मतलब कैडर मतलब उनके पास अपना एक संगठन जो है जमीनी स्तर तक मौजूद था। बहरहाल आज़ादी हासिल होने पर इस पार्टी के भीतर कई स्वर उभरे। इस पार्टी के सामने मुख्य सवाल यह था कि आखिर जो आज़ादी देश को हासिल हुई है उसकी प्रकृति कैसी है, क्या हिंदुस्तान सचमुच आज़ाद हुआ है और यह आज़ादी झूठी है। तो लोगों के अंदर ये भ्रम फैलाना शुरू कर दिया कि कांग्रेस पार्टी जो है एक तरह से जो देश आज़ाद हुआ है, कोई आज़ाद देश नहीं हुआ है, क्योंकि ये लोग अंग्रेजों का समर्थन करते थे। आज़ादी के तुरंत बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विचार था कि 1947 में सत्ता का जो हस्तांतरण हुआ है वह सच्ची आज़ादी नहीं थी। तो ये जो देश आज़ाद हुआ है उसको आज़ादी ये लोग नहीं मानते थे, क्योंकि ब्रिटेन का समर्थन करते थे। इस विचार के साथ पार्टी ने तेलंगाना में हिंसक विद्रोह को बढ़ावा दिया। साम्यवादी अपनी बात के पक्ष में जनता का समर्थन हासिल नहीं कर सके और उन्हें सशक्त सेनाओं द्वारा दबा दिया गया। ठीक है, मजबूरन उन्हें अपने पक्ष को लेकर के पुनर्विचार करना पड़ा और 1951 में साम्यवादी पार्टी ने हिंसक जो है क्रांति का रास्ता छोड़ दिया। तो लोग हिंसक क्रांति करते थे, लेकिन जब देखा कि जनता इनको नकारना शुरू कर दिया तो 1951 में इन्होंने हिंसक क्रांति को क्या किया, त्याग दिया और आने वाले आम चुनाव में भाग लेने का फैसला किया। पहले आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 16 सीटें जीती और वह सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनकर उभरी। इस दल को ज्यादातर समर्थन आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और केरल में मिला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेताओं में A.K. गोपालन, S.A. डांगे, E.M.S. नंबूदरीपाद और C.P. जोशी, अजय घोष और जो है P. सुंदरैया के नाम लिए जाते हैं। चीन और सोवियत संघ के बीच विचारधारात्मक अंतर आने के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में एक बड़ी टूट का शिकार हुई और सोवियत संघ की विचारधारा को ठीक मानने वाले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में रहे, जबकि इसके विरोध में राय रखने वाले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी या CPI-M के नाम से अलग दल बनाया। ये दोनों दल आज तक कायम है। ठीक है, तो याद रखना, एक जो है रूस के समर्थन में थे तो कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, और जो याद रखना भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी है, ये लोग चीन के समर्थन में थे, क्योंकि जो चीन और जो रसिया दोनों जो विचारधारा में थोड़ा अंतर आ गया, इसीलिए भारत भी इनके विचारधारा अलग अलग हो गई। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हमें जानना जरूरी है कि इन पार्टियों का जन्म कैसे हुआ है, पार्टियां कैसे आई हैं, क्योंकि सब इंटरव्यू में भी और मेंस में क्वेश्चन आते हैं तो गलत हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। गुटों में तालमेल और सहनशीलता। कांग्रेस के गठबंधी स्वभाव ने उसे एक असाधारण ताकत दी, क्योंकि जो कांग्रेस छोटे छोटे दलों से गठबंधन कर रखा था उसे और ताकत मिल गई। पहली बात तो यह रही कि जो भी आए गठबंधन उसे अपने में शामिल कर लेता है और इस कारण गठबंधन को जो है अतिवादी रुख अपनाने से जो है क्या करना है, जो है बचाना होता है और हर मसले पर संतुलन को साध कर चलना होता है। सुलह समझौते के रास्ते पर चलना और सर्व समावेशी होना गठबंधन की विशेषता होती है, क्योंकि सबको हमें यहाँ पे साथ लेकर चलना होता है। आज भी गठबंधन बनता है तो ऐसे ही काम किया जाता है। इस रणनीति की वजह से जो है विपक्ष जो है में कठिनाई जो है में पड़ा। विपक्ष कोई बात कहना चाहे तो कांग्रेस की विचारधारा और कार्यक्रम उसे तुरंत जो है जगह मिल जाती थी। दूसरे, अगर किसी पार्टी का स्वभाव गठबंधनी हो तो उससे अंदरूनी मतभेदों को लेकर के उसमें सहनशीलता भी ज्यादा होती थी। ठीक है, विभिन्न समूह और नेताओं की महत्वाकांक्षाओं की भी उसमें समाई हो जाती थी। कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई के दौरान इन दोनों ही बातों पर अमल किया और आज़ादी मिलने के बाद भी इस पर अमल जारी रखा। मतलब यह हुआ कि गठबंधन के जो माध्यम से जो नियम चलते थे उस नियम के अनुसार सबको शामिल करने का वो जो उनका फंडा था वो लगातार चलता रहा। ठीक है, आगे लिखा, इसी कारण अगर कोई समूह पार्टी के रुख से अथवा सत्ता से प्राप्त अपने हिस्से से नाखुश हो तब भी वह पार्टी में ही बना रहता था, वह अलग नहीं होता था। पार्टी को छोड़कर विपक्षी की भूमिका अपनाने की जगह पार्टी में मौजूद किसी दूसरे समूह से लड़ने को बेहतर समझा जाता था। तो कांग्रेस से जो छोटे दल जुड़े हुए थे वो अपने आप को अलग नहीं कर पा रहे थे। पार्टी के अंदर मौजूदा विभिन्न समूह गुट कहे जाते थे। अपने गठबंधनी स्वभाव के कारण कांग्रेस विभिन्न गुटों के प्रति सहनशील थी और इस स्वभाव से विभिन्न गुटों को जो है बढ़ावा मिला। कांग्रेस के विभिन्न गुटों में से कुछ विचारधारात्मक सरोकार की वजह से बने रहे, लेकिन अक्सर गुटों के बनने
बनने के पीछे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और प्रतिस्पर्धा की भावना भी कायम थी। ऐसे में अंदरूनी गुटबाजी कांग्रेस की कमजोरी बनने की बजाय उसकी ताकत साबित हो गई। तो कांग्रेस के अंदर गुटबाजी नहीं हो पाई क्योंकि वो सबके हितों का ध्यान रखते थे। चूंकि पार्टी के भीतर विभिन्न गुटों की आपसी ओर के लिए गुंजाइश थी, इसीलिए विभिन्न हित और विचारधाराओं की नुमाइंदगी कर रहे नेता कांग्रेस के भीतर ही बने रहे और पार्टी से बाहर निकलकर नई पार्टी बनाने की उन्होंने बेहतर नहीं समझा, इसलिए कांग्रेस और मजबूत होती चली गई। ठीक है, आगे लिखा है कांग्रेस की अधिकतर प्रांतीय इकाइयों विभिन्न गुटों को मिलाकर बनी थी। ये गुट अलग अलग विचारधाराओं के रुख अपनाते थे और कांग्रेस एक भारी भरकम मध्यम वर्गीय पार्टी के रूप में उभर कर सामने आती थी। दूसरी पार्टियां मुख्यतः कांग्रेस के इस गुट को प्रभावित करने की कोशिश करती थी। इस तरह बाकी पार्टियां हाशिए पर रह करके ही नीतियों और फैसलों को अप्रत्यक्ष रीत से प्रभावित जो है कर पाती थी। ये पार्टियां सत्ता के वास्तविक इस्तेमाल से कोसों दूर थी, क्योंकि सत्ता का उपभोग नहीं कर सकती थी। तो ऐसी पार्टियां अगर कांग्रेस का विरोध भी करना चाहती थी तब भी विरोध नहीं कर पाती थी। शासक दल का कोई विकल्प नहीं था। इसके बावजूद विपक्षी पार्टियां लगातार कांग्रेस की आलोचना करती थी, उस समय दबाव डालती थी और इस क्रम में उसे प्रभावित भी करती थी। मतलब कि वो लगातार विरोध करते थे, लेकिन उनका विरोध करने का दायरा बहुत सीमित था। गुटों की मौजूदगी की यह प्रणाली जो है शासक दल के भीतर संतुलन साधने की एक औजार की तरह काम करती थी। इस तरह राजनीतिक ओढ़ कांग्रेस के भीतर ही चलती थी। इस अर्थ में देखो तो चुनावी प्रतिस्पर्धा से पहले दशक में कांग्रेस ने शासक दल की भूमिका निभाई और विपक्ष की भी। तो कांग्रेस ही विपक्ष थी उस समय और शासक वर्ग के रूप में काम भी करती थी। तो कांग्रेस के अंदर ही जो लोग थे वही कांग्रेस का बुराई करते थे, विरोध करते थे। कोई विपक्ष उतना मजबूत नहीं था जो कांग्रेस की बुराई कर सके। इसी कारण भारतीय राजनीति के इस कालखंड को कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, तो कांग्रेस के अंदर ही रह करके लोग विरोध करते थे, कांग्रेस के बाहर कोई विरोध नहीं कर पाता था, क्योंकि वो उतना मजबूत कांग्रेस था, विपक्ष था ही नहीं। अब हम लोग भारतीय जनसंघ के बारे में देख लेते हैं, बीजेएस के बारे में। यहीं से बीजेपी का उद्भव हुआ है, कैसे हुआ है ये भी जान लेते हैं। भारतीय जनसंघ का गठन 1951 में हुआ था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके संस्थापक सदस्य थे। इस दल की जड़ें आजादी के पहले के समय से एक सक्रिय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और हिंदू महासभा में खोजी जा सकती हैं। ठीक है, जनसंघ अपनी विचारधारा और कार्यक्रमों के लिहाज से बाकी दलों से भिन्न है। जनसंघ ने एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर जोर दिया। ये लोग चाहते थे एक देश हो, एक संस्कृति हो और एक राष्ट्र हो। उनका मानना था कि देश भारतीय संस्कृति और परंपरा के आधार पर आधुनिक प्रगति और ताकतवर बन सकता है। जनसंघ ने भारत और पाकिस्तान को एक करके अखंड भारत बनाने की बात कही थी। तो अखंड जो भारत का सपना था ये इन्हीं का था। अंग्रेजी को हटाकर हिंदी को राजभाषा बनाने के आंदोलन में यह पार्टी सबसे आगे थी। इसने धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को रियायत देने की बात का विरोध किया और मतलब कि जो अल्पसंख्यक है उनका विरोध किया कि उनको रियायत न दी जाए। चीन ने 1964 में अपना और जो है आणविक परीक्षण किया। इसके बाद से जनसंघ ने लगातार इस बात की पैरोकारी की कि भारत भी अपने आणविक हथियार तैयार करे, मतलब परमाणु बम तैयार करे। ठीक है, 1950 के दशक में जनसंघ चुनावी राजनीति के हाशिए पर रहा। इस पार्टी को 1952 के चुनाव में जो है लोकसभा की 3 सीटों पर सफलता मिली और 1957 के आम चुनाव में इसने लोकसभा की 4 सीटें जीती। शुरुआती सालों में इस पार्टी को हिंदी भाषी राज्यों मसलन राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के शहरी इलाकों में समर्थन मिला। जनसंघ के नेताओं में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, बलराज जो है मधोक के नाम शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी की जड़ें इसी जनसंघ से में हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो जन्म हुआ है वो जनसंघ से ही माना जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे विपक्षी पार्टियां थी उनका उद्भव कैसे हुआ, वो कैसे मजबूत होती चली गई। जैसा कि हमने ऊपर देखा है कि ऐसा नहीं था कि इस दौर में भारत में विपक्षी पार्टियां नहीं थी, विपक्षी पार्टियां थी लेकिन मजबूत नहीं थी। चुनाव परिणामों की चर्चा में हमारे सामने कांग्रेस के अलावा अन्य पार्टियों के नाम भी आए। बहुदलीय लोकतंत्र वाले अन्य अनेक देशों की तुलना में उस वक्त भी भारत में बहुविध और जीवंत विपक्षी पार्टियां थीं। इनमें से कई पार्टियां 1952 के आम चुनाव में कहीं पहले बन चुकी थीं और उनमें से कुछ ने 60 और 70 के दशक में देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। आज की लगभग सभी गैर कांग्रेसी पार्टियों की जड़ें 1950 के दशक की किसी न किसी विपक्षी पार्टियों के खोजी जा सकती है। जैसा मैंने आपको ऊपर उदाहरण देके बताया था, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, ये सब जो है कहीं न कहीं उस समय उनकी जड़ें वहां पर थीं।
1950 के दशक में इन सभी विपक्षी दलों को लोकसभा अथवा विधानसभा में कहने भर के प्रतिनिधित्व मिल पाया। फिर भी इन दलों की मौजूदगी ने हमारी शासन व्यवस्था के लोकतांत्रिक चरित्र को बनाए रखने में निर्णायक भूमिका निभाई। ठीक है, इन दलों ने कांग्रेस पार्टी की नीतियों और व्यवहारों की सिंचित आलोचना की। इस आलोचना में सिद्धांतों पर बल दिया होता था। विपक्षी दलों ने शासक दल का पर अंकुश रखा और बहुधा इन दलों के कारण कांग्रेस पार्टी के भीतर शक्ति संतुलन बदला। इन दलों ने लोकतांत्रिक राजनीति विकल्प की संभावना को जीवित रखा और ऐसा करके इन दलों ने व्यवस्था जन्य को रोष को लोकतंत्र विरोधी बनाने से रोका। ठीक है, मतलब कांग्रेस अगर कोई ऐसा काम करती थी जो तानाशाही प्रवृत्ति की होती थी तो ये लोग उसका विरोध करने लगे। इन दलों ने ऐसे नेता तैयार किए जिन्होंने आगे के समय में हमारे देश की तस्वीर को संवारने में अहम भूमिका निभाई। शुरुआती सालों में कांग्रेस और विपक्षी दलों के नेताओं के बीच पारस्परिक सम्मान का गहरा भाव था। स्वतंत्रता की उद्घोषणा के बाद अंतरिम सरकार ने देश का शासन संभाला और इसके मंत्रिमंडल में डॉक्टर अंबेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे विपक्षी नेता भी शामिल थे। तो कांग्रेस के मंत्रिमंडल में अंबेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी शामिल थे, खास करके अंतरिम सरकार में। क्यों? क्योंकि विपक्ष के नेता होने के बाद भी इनको जगह दी गई थी। जवाहरलाल नेहरू अक्सर सोशलिस्ट पार्टी के प्रति अपने प्यार का इजहार करते थे। उन्होंने जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी नेताओं को सरकार में शामिल होने का न्योता दिया। अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी से इस किस्म का निजी रिश्ता और उसके प्रति सम्मान का भाव दलगत प्रतिस्पर्धा के तेज होने के बाद लगातार कम होता गया, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। कितना भी कोई विरोध करता था फिर भी उसको शामिल नेहरू ने किया। इस तरह अपने देश में लोकतांत्रिक राजनीति का पहला दौर एकदम अनूठा था। राष्ट्रीय आंदोलन का चरित्र समावेशी था। इसकी अगुवाई कांग्रेस ने की थी। राष्ट्रीय आंदोलन के इस चरित्र के कारण कांग्रेस की तरफ विभिन्न समूहों, वर्ग और हितों के लोग आकर्षित हुए थे। ठीक है, सामाजिक और विचारधारात्मक रूप से कांग्रेस एक व्यापक गठबंधन के रूप में उभरी। आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस ने मुख्य भूमिका निभाई और इस कारण कांग्रेस को दूसरी पार्टियों की अपेक्षा बढ़त प्राप्त हुई। सत्ता पाने की लालसा रखने वाले हर व्यक्ति को हर हित समूह को अपने अंदर समाहित करने की कांग्रेस की क्षमता जैसे जैसे घटती वैसे दूसरे राजनीतिक दलों को महत्व मिलता शुरू हुआ और इस तरह कांग्रेस का प्रभुत्व देश की राजनीतिक सिर्फ इस दौर में रहा। इस किताब के आगे के हिस्से में हम देश की राजनीतिक दौर की चर्चा आगे करेंगे और इसके बारे में हम डिटेल में आपको बताएंगे। आगे नए चैप्टर में अलग अलग बातें बताई गई हैं। अब यहाँ पे एक आप फोटो देख सकते हैं, इसमें अंबेडकर जी भी हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं इनको। और यह देखना आप वल्लभ भाई पटेल जी हैं और यहाँ पर आप नेहरू भी हैं। ध्यान रखना यह 1948 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के गवर्नर जनरल के पद की शपथ लेने के बाद नेहरू मंत्रिमंडल की यह फोटो दी गई है। आप इसको अच्छे से देख सकते हैं कि जब श्री राजगोपालाचारी गवर्नर जनरल बने थे, स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल बने थे, उस समय जो मंत्रिमंडल के सदस्य थे उनकी जो फोटो है उसमें ये सबको दिया गया है, जिसमें कौन कौन से लोग थे। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ दिया जाता है। तो इस मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल थे इनको भी जानना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1948 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के गवर्नर जनरल के पद की शपथ के समय नेहरू मंत्रिमंडल था। उसमें कौन कौन थे? रफ़ी अहमद किदवई, बलदेव सिंह, मौलाना आज़ाद, प्रधानमंत्री नेहरू, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजकुमारी अमृता कौर, एक महिला मात्र थी, ये भी याद रखना, जान मथाई, जगजीवन राम इसके अलावा जो खड़े लोग हैं उनमें श्री गाडगिल, इसके बाद श्री नियोगी, डॉक्टर अंबेडकर आप देख सकते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं दे सकते हैं, गोपाल स्वामी अयंगर और जयराम दास दौलत राम ये खड़े हैं। तो कौन कौन मंत्रिमंडल में थे सबको यहाँ पर दिखाया गया, आप देख सकते हैं। ऐसे ही चीज़ों को हमें जब तक नहीं समझते हैं तब तक हमें इन सब चीज़ों के बारे में व्यवहार हमें जानकारी नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो महत्वपूर्ण बातें थी मैंने बता दिया है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। इसी तरह की वीडियो आपको लगातार मिलती रहे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको मिलती रहे। ओके, थैंक यू।